बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट का कंप्लीट चैप्टर देखेंगे। हम डिटेल में एसिड को, बेस को और सॉल्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले एसिड और बेस सॉल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। उससे भी पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कुछ हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसिड का टेस्ट क्या होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है और बेस का बिटर। ठीक है, आपने टेस्ट किया होगा एसिड। आप जब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, जो नेचुरल एसिड होता है लेमन में पाया जाता है, आपने जब लेमन जूस कभी चखा हो तो आपको उसका जो टेस्ट है वो खट्टा लगा होगा। तो एसिड का जो जनरल टेस्ट होता है वो सावर होता है और बेस का बिटर होता है। अब क्रोजिव मतलब ये अगर क्रोजन से वर्ड निकले यानी ईटिंग वे होता है। क्रोजिव आप कह सकते हैं, मतलब खतरनाक है। अगर आप एसिड को किसी प्लास्टिक पर या किसी चीज़ पर डालें वो उसको ख़त्म कर देता है, उसको खा जाते हैं, तो ये क्रोजिव होता है। तो यस, एसिड इज़ क्रोजिव। बेस भी क्रोजिव होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस भी क्रोजिव होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? सिंपल आप टेस्ट कर लें। आप वाटर के अंदर एसिड डालें, आप बल्ब बैटरी लगाएं, चेक करें बल्ब जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो एसिड का जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर लेते हैं, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि यस, बेस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आप पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक होगी बात। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। एसिड की डेफिनेशन देखिए, वैसे तो एसिड की डेफिनेशन बहुत से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इनको मुख्तलिफ तरह डिफाइन किया। आर्हेनियस का अपना कॉन्सेप्ट था, लेविस का अपना कॉन्सेप्ट था, ब्रोंस्टेड-लोरी का अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है हम वो देखेंगे कि एसिड होता क्या है। एसिड की जनरल डेफिनेशन देखिए तो अ कंपाउंड दैट कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एन एसिड। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो और जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करे। हाइड्रोजन आयन या फिर आप इसको हाइड्रोनियम आयंस कहेंगे, असल में हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। ठीक है, हर वो कंपाउंड जो जिसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे, सिंपल उसको हम एसिड कह देते हैं। ठीक हो की बात। हर वो कंपाउंड आप एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। ठीक होगी बात, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। लेकिन ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। असल में ये वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनता है। वो कैसे रिएक्शन आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस और क्लोरीन नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। ये H प्लस आयन फौरन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या करता है ये H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो इन जनरल जो असल में बनता है वो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। तो HCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है या जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है क्लोरीन। अब देखिए HCl के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और ये डिसॉल्व होने पर हमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दोनों वैसे हाइड्रोजन आयन देता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। पहले ये वाला रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर ये वाला रिएक्शन होके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो HCl में हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोनियम आयन भी प्रोवाइड करे तो ये क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो एसिड क्या, हर वो सब्सटेंस, हर वो कंपाउंड एसिड कंपाउंड है। ठीक है, एसिड भी कंपाउंड है, बेस भी कंपाउंड है, साल्ट भी कंपाउंड है। डेफिनेटली एलिमेंट तो होंगे नहीं, मुख्तलिफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक होगी बात, प्योर सब्सटेंस है। एसिड हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन का एक या एक से ज्यादा एटम हो और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करें, दैट इज एसिड। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर में जब रिएक्ट होता है इससे हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन बनता है। इज इट बैलेंस? डेफिनेटली नो। अब यहाँ पर मैं वाटर के साथ 2 लगाऊंगा, क्यों, मैं आपको रिएक्शन समझा दे दूँ। अच्छा, हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन प्लस में टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब +2, तो सल्फेट ये SO4 ये आयन में टूटेगा तो सल्फेट आयन SO4 2 माइनस और 2 हाइड्रोजन। अब वाटर में ये 2 हाइड्रोजन फौरन ये एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा
और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। तो टोटल कितने मेरे पास हाइड्रोनियम आयन बने? 2। तो इसलिए मैंने इक्वेशन में लिखा 2 हाइड्रोनियम आयन बने। लेकिन मुझे कितने वाटर के मॉलिक्यूल जरूरत पड़े? 2। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। H2SO4 जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो 2 हाइड्रोनियम, अच्छा पर पॉजिटिव का साइन भी आएगा, 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन बनेगा। ये देखें इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ये हाइड्रोनियम आयन भी प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली ये एसिड है। अब आगे बढ़े तो बेस को देख लेते हैं। बेस क्या चीज है? अ सब्सटेंस और कंपाउंड, ये a substance or compound that contains oxygen and hydrogen and when dissolved in water it produces hydroxyl ion is called a base। अब बेस उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो और जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो वो हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे, OH। एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मेरे पास जैसे कि आप एग्जांपल दें, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास सोडियम प्लस में और हाइड्रोक्सल आयन में टूट जाएगी। तो देखें ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करिए, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है और इसने वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसी तरह से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ये वाटर में डिसॉल्व होकर कैल्शियम +2 आयन बनाती है और हाइड्रोक्सल आयन बनाती, कितने? 2 हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, ठीक है, OH2 है ना। तो इस तरह ये कैल्शियम मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अब मुझे कैसे पता चला है? बेसिस है क्योंकि जब इनको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इनसे हमें हाइड्रोक्सल आयन मिला है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके ऊपर -1 हो, इनको हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं, ठीक है। तो बेस क्या है? हर वो सब्सटेंस और कंपाउंड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन इज कॉल्ड अ बेस। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब साल्ट को देखते हैं। साल्ट क्या होता है? When an acid or base react they form a salt and water। अब जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, नतीजे में साल्ट बनता है और वाटर, यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और वाटर। एग्जांपल है तो HCl क्या एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है। ये रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा और H2 यानी कि वाटर और साल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। ये था हमारे पास इनकी डेफिनेशन के एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट। हर वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व हो और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे वो एसिड है। हर वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो और हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे वो बेस है। और हर एसिड और बेस के रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को हम साल्ट कहते हैं। ये होगी इनकी डेफिनेशन एसिड, बेस और साल्ट की। अब हम टेस्ट देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस। अब इसके लिए हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। हमारे पास होता है लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। अब जब लिटमस पेपर के ऊपर में एसिड डालते हैं इसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। ये कब होता है? जब एसिड इसके अंदर हम डालते हैं। और लिटमस पेपर के अंदर जब हम बेस को ऐड करते हैं तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। और ये कब होता है? जब बेस ऐड करते हैं हम, ठीक होगी बात। इससे हमें पता चल जाता है। अब जब लिटमस पेपर के ऊपर एसिड को डालेंगे इसका कलर ब्लू होगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, इट मींस वो एसिड है। और जब इसके ऊपर हम बेस को पुट करेंगे तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस है, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इसके बाद हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। अब बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को डिफाइन करें तो कहते हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। बेसिकली एसिड का एक मॉलिक्यूल जब वाटर में, एसिड जब पूरा वाटर में डिसॉल्व होता है उसका एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कर रहा है वो बस उसकी बेसिसिटी कहलाती है। एग्जाम्पल नहीं तो हमारे पास HCl है, ठीक है, क्या है? एसिड है। जब इसको वाटर में हम डालते हैं या वाटर में इसको डिसॉल्व कराते हैं, अच्छा सारे एसिड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेसिस सारी नहीं होती, कुछ बेसिस वाटर सॉल्युबल होती है जिनको हम एल्कली कहेंगे। फर्दर हम इस बारे में बात करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, हम डिटेल में सब कुछ देखेंगे।
तो अब HCl है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है ये तो किस में टूटेगा, H+ में टूट जाएगा और क्लोराइड आयन में। H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और साथ में क्लोराइड आयन। तो वो HCl+ वाटर से हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन गया। ठीक होगी बात। अब HCl क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये एक मॉलिक्यूल है। इसने कितने हाइड्रोनियम आयन बनाए, इसने एक हाइड्रोनियम आयन बनाए, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1। और जब बेसिसिटी 1 हो इसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे। इसी तरह फर्दर एग्जांपल लें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे प्लस सल्फेट आयन बनेगा। अब 2 क्यों बनेंगे, हम इस रिएक्शन को देख चुके। 2 H+ आयन निकलेंगे, दोनों एक एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, इसलिए बैलेंस इक्वेशन के लिए वाटर के साथ 2 लिखना लाजमी होगा और साथ में सल्फेट आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2। और जब बेसिसिटी 2 इसको कहते हैं डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड, ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डायबेसिक एसिड है। इसी तरह फर्दर एग्जांपल हम एसिटिक एसिड देखते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर वगैरह में पाया जाता है, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। अच्छा, एसिटिक एसिड को देखें तो ये बेसिकली इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो इसमें टूट जाता है, मतलब ये हाइड्रोजन प्लस और एसिटेट आयन में टूट जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन में और एसिटेट आयन में ये हाइड्रोजन नहीं होते, ये कार्बन के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, ये नहीं टूटते, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना पड़ेगा हर एसिड में कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं। लाजमी नहीं है सारे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो रिप्लेसेबल हो। ठीक है, एसिटिक एसिड में देखें वैसे तो 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो ये H+ बाकी एसिटेट आयन में, तो इससे क्या मिलेगा, मेरे पास एक हाइड्रोनियम आयन आएगा, बाकी एसिटेट आयन आएगा। ठीक है, तो इससे कितने मुझे हाइड्रोनियम आयन मिले 1, तो ये क्या हुआ मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फर्दर कुछ और लिखें, ऑक्सलिक एसिड है C2H2O4। ऑक्सलिक एसिड वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड है। इसको जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इससे मुझे 2 हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे और C2O4 -2, ये हमारे पास रिएक्शन होगा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन थे, ये H+ में टूट जाएंगे। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन, बाकी C2O4 जो होगा वो 2 नेगेटिव और 2 हाइड्रोनियम आयन, तो ये क्या है, डायबेसिक एसिड है। तो आपको बस, अगर आप बेसिसिटी आपको नहीं समझ आ रही तो बेसिसिटी कहते हैं किसी भी एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, यानी कि कितने एसिड रेडी हैं उस एसिड को लीव करने के लिए, सिंपल वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक हो की बात। HCl में एक हाइड्रोजन H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, इसकी बेसिसिटी 1 है, यानी कि HCl के मोनोबेसिक एसिड है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन बन रहे हैं, तो इसमें 2 हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं, बेसिसिटी 2 यानी कि डायबेसिक एसिड है। आगे फिर एसिटिक एसिड में वैसे तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे और एसिटेट आयन। तो कितने हाइड्रोनियम आयन बने, एक हाइड्रोनियम आयन बना, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, इट इज मोनोबेसिक एसिड। तो ये क्या था हमारे पास, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ बेस, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन produced by one molecule of base, इसको एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं। एसिडिटी ऑफ बेस से मुराद कि बेस के वन मोलिक्यूल ऑफ बेस कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, वो उसकी एसिडिटी। अच्छा, ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। ठीक होगी बात। एसिडिटी ऑफ बेस, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, when dissolved in water is called its acidity।
एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जिस तरह से मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में जब रिएक्ट होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, इसको मैंने वाटर में रिएक्ट कराया तो ये क्या सोडियम प्लस और हाइड्रोक्सल आयन में टूट जाएगी। अब आप खुद बताएं कितने हाइड्रोक्सल आयन बन रहे हैं, एक ही हाइड्रोक्सल आयन बन रहा है, तो इस केस में एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी 1 होगी। और जब एसिडिटी 1 हो उसको मोनो एसिडिक बेस कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है, मोनो एसिडिक बेस। इसी तरह आप फर्दर कुछ देखें तो हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा मैग्नीशियम 2 प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयन। अब मैग्नीशियम कितने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास 2 हाइड्रोक्सल आयन बन रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, यानी कि ये डाई एसिडिक बेस है। ठीक हो की बात, ये क्या है डाई एसिडिक बेस है। इसी तरह आप और एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में रिएक्ट करेगी तो पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्सल आयन बन जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास पोटेशियम का पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सल आयन आ गया। कितने हाइड्रोक्सल आयन है, एक हाइड्रोक्सल आयन आए, कितने 1 मोलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सो द बेसिसिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 1, सो इट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपने एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड। ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, इनकी अब हम बेसिसिटी फाइंड करते हैं। इन एसिड्स की जब हम बेसिसिटी फाइंड करेंगे आपको अच्छी तरह ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। आप चाहे तो कंप्लीट रिएक्शन लिख के भी कर सकते हैं, तो सिंपल आप देख लीजिए उस एसिड के अंदर कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो इस एसिड को छोड़ने के लिए रेडी हैं, सिंपल वो उसकी बेसिसिटी है, राइट। Basicity of acid क्या, the number of hydronium ion produced by 1 molecule of acid when dissolved in water to form aqueous solution। ठीक होगी भाई। सबसे पहले देखिए CH3COH, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। आपको पता होगा ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड की बेसिसिटी देखें तो बेसिसिटी इसकी देखिए, अभी मैं आपको बता चुका हूँ एसिटिक एसिड में सिर्फ ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसके साथ रिएक्शन क्यों होता है, ठीक है। वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस एसीटेट आयन, ठीक है। एसिटिक एसिड वाटर से रह के हाइड्रोनियम आयन बनाता है और एसीटेट आयन बनाता है। कितने हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं, एक, क्योंकि इधर सिर्फ एक ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सिर्फ ये हाइड्रोजन है जो इस इस एसिड को छोड़ने के लिए रेडी है। ये हाइड्रोजन छोड़ के H+ में जाता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। तो कितने हाइड्रोनियम आयन बनाए, 1। तो बेसिकली बेसिसिटी क्या होता है कि कितने हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, वो उसकी सिंपल बेसिसिटी है। एक हाइड्रोनियम आयन बना रहा है यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी 1 है, बेसिसिटी 1 है। और जब बेसिसिटी 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, इसकी बेसिसिटी 1 है, यानी कि मोनोबेसिक एसिड है। नेक्स्ट देखिए तो H3PO4, इसको ये बेसिकली होता है फॉस्फोरिक एसिड, राइट। इट्स अ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड के देखें तो इसका रिएक्शन किस तरह से होता है, H3PO4 ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिकली, अब देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड में होता क्या, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन 3 H+ आयन में टूट जाते हैं। इस तरह से 3 हाइड्रोजन है, ये H+ में H+ में H+ में, और ये जो PO4 है ये फॉस्फेट आयन में -3 फॉस्फेट आयन में टूट जाते हैं। अब ये 3 हाइड्रोजन है, तीनों क्या करेंगे, ये वाला H+ इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ये भी इसके वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। आपको रिएक्शन समझ आ गई। H3 में तीनों हाइड्रोजन H+ की सूरत में निकल जाएंगे, रिमेनिंग फॉस्फेट आयन PO4 -3 आ जाएगा। अब ये 2 चीजें आ गई, ये हाइड्रोजन आयन, तीनों हाइड्रोजन आयन फौरन 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 3 हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन, एक ये और एक ये। टोटल कितने हाइड्रोनियम आयन बन गए, 3। तो 3 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और साथ में क्या बनेगा, फॉस्फेट आयन बन जाएगा। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन के लिए हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसलिए मैं इसके साथ 3 लगाऊंगा। तो रिएक्शन किस तरह होगा, फॉस्फोरिक एसिड जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा तो 3 हाइड्रोनियम आयन और साथ में फॉस्फेट आयन बनेगा। ठीक होगी बात। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है।
ठीक है। एसिटिक एसिड में 4 थे लेकिन उनमें से एक रिप्लेसेबल था। अब फॉस्फोरिक एसिड में टोटल 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तीनों हाइड्रोजन इस एसिड को छोड़ने के लिए रेडी है और हाइड्रोजन आयन में निकल गए। तीनों हाइड्रोजन आयन में निकले और वाटर के साथ रिएक्ट करके 3 हाइड्रोनियम आयन बने और साथ पे फॉस्फेट आयन बन गया PO4 3-। तो हमारे पास कितने हाइड्रोनियम आयन बने फॉस्फोरिक एसिड ने? 3 हाइड्रोनियम आयन बने। तो हम क्या कहेंगे, जो फॉस्फोरिक एसिड है हमारा, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली 3 हो जाएगी। और जब बेसिसिटी 3 होती है उसको कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट देखिए H3PO3। अच्छा, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 ये फॉस्फोरस एसिड होता है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी क्या है वो देखते हैं। अब इसका भी रिएक्शन देखेंगे फॉस्फोरस एसिड का। फॉस्फोरस एसिड क्या है? H3PO3। अब इसमें हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। अब क्या तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, यानी कि इनमें से 2 हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल जाएंगे। रिमेनिंग HPO3 जो होगा वो नेगेटिव आयन में, इस तरह से फॉस्फोरक आयन में निकल जाएगा, राइट। H3 में से 2 हाइड्रोजन H+ की सूरत में निकल के बाकी HPO3 2 नेगेटिव आयन में निकल गया। अब ये जो दोनों, ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन। ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन। तो कितने हाइड्रोनियम आयन बने? 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। तो जब इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा वाटर के साथ तो मेरे पास 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, प्लस मेरे पास क्या आया था? HPO3 -2 फॉस्फोरस आयन बन गया। ठीक होगी बात। तो अब देखिए मुझे इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, है ना। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए मैं वाटर के साथ 2 लगाऊंगा। ठीक है, जितने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे उतने हम वाटर के साथ लगाते हैं। तो फॉस्फोरस और 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके 2 हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं और साथ पे फॉस्फोरस आयन HPO3 2-। ठीक होगी बात। कितने हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं? 2, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। फॉस्फोरस एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि ये क्या है? डाइबेसिक एसिड है, राइट। डाइबेसिक एसिड है। नेक्स्ट देखिए तो C6H8O7 ये होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड आपको पता है ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन में, लाइम में, ऑरेंजेस में, ग्रेप फ्रूट्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेमन में आपने पाया जाता है। जब आप लेमन टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा होता है बिकॉज उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वैसे इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, अगर स्ट्रॉन्ग होता जाहिर सी बात फिर आप उसको खा ही ना सकते। तो लेमन जो खट्टा होता है बिकॉज उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नेचुरल एसिड है। सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है C6H8O7। अब इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी को देख लेते। सिट्रिक एसिड क्या है? C6H8O7। अब टोटल कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? टोटल हाइड्रोजन 8 है। क्या 8 के 8 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं? 8 के 8 हाइड्रोजन H+ आयन में निकलेंगे? नहीं, सिर्फ 3 हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकलेंगे, बाकी 5 उधर ही रहेंगे। अभी मुझे कैसे पता चला? ये आपको याद रखना पड़ेगा। एसिटिक एसिड में टोटल 4 थे लेकिन 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल था। फॉस्फोरिक एसिड में हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, तीनों रिप्लेसेबल थे। फॉस्फोरस में भी 3 थे लेकिन उसमें 2 रिप्लेसेबल थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 है, 1 ही रिप्लेसेबल है। इस तरह ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? एसिट्रिक एसिड में C6H8O7 में है तो 8 हाइड्रोजन, लेकिन 3 हाइड्रोजन सिर्फ H+ की फॉर्म में निकलेंगे। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो टोटल आपको देख लें कितने हाइड्रोनियम आयन बन गए? 3 हाइड्रोनियम आयन बन गए। तो ठीक है, और ये तो अब इसमें से 3 हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल के पीछे 5 रह गए। तो क्या रह जाएगा? अच्छा मैं लिख लेता हूँ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, 3 हाइड्रोनियम आयन, 1 2 3 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे प्लस C6H5O7 3-। ये हमारे पास आयन आ जाएगा। बैलेंस इक्वेशन के लिए मुझे वाटर के साथ 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो C6H8O7 जब 3 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 3 हाइड्रोनियम है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ हाइड्रोनियम आयन। 3 हाइड्रोनियम आयन मेरे पास बनेंगे प्लस C6H5O7 3-, ये आयन बनेगा। कितने हाइड्रोनियम आयन बने? 3। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? अब आप खुद बताएं मुझे, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3।
और जब बेसिसिटी 3 उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइबेसिक एसिड। अब लास्ट में है HNO3। HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड को। अब नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी फाइंड कर लेते हैं, रिएक्शंस की देख लेते हैं। अब नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। अब ये किस में टूटता है, ये देखें, ये हाइड्रोजन प्लस में एक ही हाइड्रोजन है, बाकी नाइट्रेट आयन में ये टूट जाएगा। अब ये वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन, बाकी नाइट्रेट आयन एज इट इज। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन और एक नाइट्रेट आयन बन रहा है। तो ये हाइड्रोनियम आयन कितने बन रहे हैं, 1, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी, बेसिसिटी कितनी है, 1, यानी कि ये मोनोबेसिक एसिड है। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिसिटी किस तरह फाइंड करते हैं। सिंपल, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट देख लें, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसकी बेसिसिटी 1, मोनोबेसिक एसिड है। इसमें तो ये क्या, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, ट्राइबेसिक एसिड है। फॉस्फोरस में तीनों नहीं होते, इसमें 2 रिप्लेसेबल होते हैं, बाकी HPO3 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 2 रिप्लेसेबल होते हैं, तो ये डाइबेसिक एसिड है। इसी तरह एसिट्रिक एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी 3 है, बिकॉज टोटल 8 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, बाकी C6H5O7 नेगेटिव 3 वो आयन आता है साथ। नाइट्रिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल है, तो डेफिनेटली इट्स अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक होगी बात। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं एसिड्स की क्लासिफिकेशन को। ठीक होगी बात, हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन। अब एसिड की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एसिड को हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक जिसको मिनरल भी कहते हैं, और एक होती है ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड। क्लियर होगी बात। अब एसिड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड उन एसिड को कहते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर। इसकी एग्जांपल क्या है, सिट्रिक एसिड है, फ्रूट्स में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड है। इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड है, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड है। और भी एसिटिक एसिड है भी है, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये नेचुरली पाया जाता है विनेगर में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। तो इनको हम नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये हम खुद नहीं बनाते, ये कुदरती तौर पर बना होता है। सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक, इनको नेचुरल एसिड्स कहते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड जिनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, जो हम खुद बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है, HCl है। HCl आप कहेंगे नेचुरल हमारे स्टमक में नहीं, ये एक रिएक्शन से बनता है, आपको नॉन मेटल और हाइड्रोजन का रिएक्शन से, सिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है ये। HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। ठीक होगी बात। जनरली जो ये एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये वीक होते हैं। तभी आपने देखा है, आप नींबू का रस पी सकते हैं, आपने सिरका भी खा लेते हैं, आप फ्रूट्स भी खा लेते हैं, आप जो माल्टे होते हैं वो खाते हैं, लेमन भी खा लेते हैं। ये आप खा लेते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं। तो आपको क्यों नहीं ये नुकसान देते, क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इनकी डिग्री जो डिसोसिएशन होती है वो कम होती है, वीक एसिड होते हैं। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक है ये हाईली क्रोसिव होते हैं, ये आपकी स्किन के ऊपर भी टच हो तो ये आपको बुरी तरह नुकसान पहुँचाएंगे, जिस तरह कि HCl हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया। कार्बोनिक एक्सेप्शनल केस है, कार्बोनिक जो है ये वीक एसिड है, राइट। कार्बोनिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अब नेक्स्ट है एसिड को हम दोबारा जब क्लासिफाई करते हैं किसी और बेस पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेस पर, तो हमारे पास 2 तरह के एसिड आते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। अब पहले हमने उनकी नेचुरल ऑकरेंस की बुनियाद पर इनको क्लासिफाई किया। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि एक एसिड है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है वो कितना टूटता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, डिग्री उसकी मिकदार, उसकी डिग्री क्या है, शिद्दत कितनी है।
तो यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक एसिड है वो कितना पानी में घुल रहा है, कितना टूट रहा है, कितने ज़्यादा आयंस प्रोवाइड कर रहा है, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कर रहा है, जितने ज़्यादा कर रहे हैं उतना वो स्ट्रॉन्ग है, जितने कम उतना वीक। वो एसिड जो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे, जो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा प्रोवाइड करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वो एसिड जो हाइड्रोनियम आयन थोड़े प्रोवाइड करे विच प्रोवाइड लोअर अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वो वीक एसिड है। वीक एसिड में हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है। आपने देखा था इसके अंदर 4 हाइड्रोजन थे, चारों में से सिर्फ ये हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे। हालांकि वैसे इसको 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करने चाहिए, नहीं करता क्योंकि नेचुरल एसिड है, तो इसको मैं वीक एसिड कहूँगा। क्योंकि जब मैं इसको वाटर में रिएक्ट कराता हूँ तो इससे देखिए हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन बनते हैं प्लस एसीटेट आयन, यानी कि ये वाटर में बहुत कम हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करते हैं। इसी के बरक्स HCl को देखूं, वो वाटर में रिएक्ट करके कंप्लीटली हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोराइड आयन, देखिए एक ही हाइड्रोजन था पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो ठीक है, HCl क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड में मेरे पास क्या आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जाता है, कार्बोनिक एसिड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं। ठीक होगी बात। इस बात को देखते हैं, कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि एक एसिड वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो वो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है, वो कितने आयन्स प्रोवाइड करता है, उसकी शिद्दत, उसकी मिकदार, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी इतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सल्फेट आयन प्लस 2 हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं मुझे, राइट। ये H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फेट आयन और 2 हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए इसमें कितने ज़्यादा हाइड्रोनियम है, जितने हाइड्रोजन थे सारे हो गए, यानी कि इसकी ये कितना मतलब डिसॉल्व हुए, ये 99%, यानी कि आप 100% ये ब्रेक डाउन हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, 99% है, तो इसको मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी के बरक्स आप देख लें एसिटिक एसिड है, तो वो हम बार बार इस रिएक्शन को देख चुके हैं। हमारे पास एसीटेट आयन बनता है और प्लस 1 हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, अब देखें टोटल ये सिर्फ 20% डिसोसिएट हुआ होगा, ये 25%। 4 हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है वो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, बाकी एसीटेट आयन में है। तो यानी कि ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, ये बहुत कम आयंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत कम आयंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको वीक एसिड और उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्लियर होगी बात। अल्फा कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% से ग्रेटर है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट, उसको फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ये जनरल रूल है। अगर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% से कम है फिर वो वीक एसिड होगा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ये अल्फा जो है शिद्दत को बताता है, यानी कि क्वांटिटी कितने हाइड्रोजन आयन में वो टूटता है। ठीक है, ये होता है अल्फा। तो ठीक है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई भी एसिड है वो 30% डिसॉल्व हो रहा है या 30% से कम डिसॉल्व हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉरी, अगर 30% इससे ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि 80%, 90%, 100%, 30% से ज़्यादा डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो एसिड जो बहुत कम डिसॉल्व होता है, यानी कि बहुत कम हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करते हैं, वो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड यानी कि सिर्फ 20% डिसॉल्व होता है, यानी कि 20% हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 30% से कम वाले ये जो सारे एसिड्स होंगे इनको वीक एसिड्स कहेंगे। नेचुरली ये एक बात होती है, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, उनको आप खा भी लेते हैं, जैसा अब लेमन है, विनीगर है, ऑरेंजेस हैं, इनके अंदर नेचुरल एसिड पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये आप खा लेते हैं क्योंकि इनके जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कम है, ये वीक एसिड है। लेकिन जो हम खुद तैयार करते हैं मिनरल एसिड्स हैं, जैसे कि मिनरल एसिड्स हो गया हमारे पास, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये मिनरल एसिड्स है और इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा, ये स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसलिए इनको हम ये कोरोसिव होते हैं, राइट। तो ठीक है, ये मिनरल एसिड है। तो जनरली तौर पे जो सारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड भी होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपको पता है क्या होता है, कार्बोनिक एसिड
H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, राइट। ये कार्बोनिक एसिड है, ये है क्या, है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये वीक एसिड है, ये एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हैं, ये वीक एसिड है, लेकिन ये है क्या, मिनरल एसिड है तो मिनरल एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, लेकिन वीक एसिड है, राइट। ये वीक एसिड है, ये होती है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नेचुरल एसिड वीक होते हैं ज़्यादातर, और मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, राइट। अब हम बेस की क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि हम बेस को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। अब जो बेस होते हैं उनको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक होती है सोलेबल, एक होती है इनसोलेबल। बेसिस को हम किस तरह से डिफाइन, बेसिस को हम कहते हैं, बेसिस दो तरह की होती है, एक होती है सोलेबल बेसिस, एक होती है इनसोलेबल। वाटर सोलेबल बेसिस को हम एल्कली कहते हैं, एल्कली। सोलेबल बेसिस को हम एल्कली कहते हैं, जिनको पे हम वाटर में डिसॉल्व करके एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो बेसिस, अब हमने कहा था कि जो एसिड्स हैं वो सारे वाटर सोलेबल होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एसिड जो हैं वो वाटर में सोलेबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सोलेबिलिटी मतलब उनकी हाई होते हैं, वो वाटर में सोलेबल होते हैं। लेकिन बेसिस सारी सोलेबल नहीं होती, कुछ बेसिस होती हैं, बहुत कम बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में सोलेबल हैं, उन बेसिस को फिर हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। एल्कली आर वाटर सोलेबल बेसिस, आप यूँ कह सकते हैं वाटर सोलेबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली, और वो बेसिस जो वाटर में सोलेबल नहीं उनको इनसोलेबल बेसिस कहते हैं, राइट। अब सोलेबल बेसिस हमारे पास कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास वाटर सोलेबल बेसिस है, इनको हम एल्कली भी कहते हैं। इनसोलेबल बेसिस हमारे पास कौन सी हैं, मेरे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी क्या हैं, ये इनसोलेबल बेसिस है, ये वाटर में सोलेबल नहीं है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक होगी बात। इसी तरह जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, आयरन, अच्छा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये इधर आती है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोलेबल होती है, ठीक है, एल्कली है। तो ठीक है, जो बेसिस वाटर में सोलेबल होती हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी वाटर में सोलेबल होती है, और वाटर सोलेबल बेसिस को हम एल्कली का नाम देते हैं, राइट। बाकी जो बेसिस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस नहीं है, ये इनसोलेबल बेसिस है। अच्छा, बेसिस वैसे आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपाउंड जो हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे, अगर आप बेसिस क्यों कह सकते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस होती हैं, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। जिस तरह अभी हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स पढ़ा, इसी तरह बेस की भी स्ट्रेंथ होती है। अब वो स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बुनियाद पर बेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डेफिनेटली, एक होगी स्ट्रॉन्ग बेस और एक होती हैं वीक बेसिस, राइट। एक होती हैं स्ट्रॉन्ग और एक होती हैं वीक। स्ट्रॉन्ग बेस अब किसको कहते हैं और वीक बेस किसको कहते हैं, वो बेस अब डेफिनेटली अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर ही, उसी की बुनियाद पर हम कहते हैं ऐसी बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होकर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करें, वो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और वो बेस जो वाटर में कम डिसॉल्व है, वेरी फ्यू लोअर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे, वो वीक बेस है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में रिएक्ट होता है तो सोडियम प्लस प्लस हाइड्रोक्सल आयन, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्सल आयन कंप्लीटली प्रोवाइड कर रहे हैं, 100% टूट गया, आयोनाइज हो गया, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम दे रहे हैं प्लस हाइड्रोक्साइड का आयन दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी वाटर में रिएक्ट करके 2 प्लस प्लस हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है, ये भी कंप्लीटली वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस कौन सी होती है, जिस तरह से अब वीक बेसिस देखें तो
वीक बेसिस जो, अब वीक बेसिस में हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास वीक बेसिस है। तो ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये वीक बेसिस है क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, ये वाटर में कम डिसॉल्व होती हैं, राइट। अब साल्ट के बारे में देखेंगे, साल्ट क्या होता है। साल्ट के बारे में देखें तो साल्ट अब किसको कहते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं और वाटर, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों की कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इससे न्यूट्रल कंपाउंड साल्ट और वाटर बन जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे रिजल्ट में हमारे पास साल्ट बनेगा और वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। अब देख लेते हैं, हमारे पास जैसे कोई एसिड है, मैं लेता हूँ HCl, ये रिएक्ट करेगा, कोई बेस है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मेरे पास अब क्या होगा, अब ये टूटेगा H+ में और क्लोरीन नेगेटिव में, ये टूटेगा सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन। अब देखें ये क्लोरीन नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव डिफरेंट चार्जेस है, आयोनिक बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, और ये H पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और इसका भी खत्म, और ये H और OH दोनों मिलके ये वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के टेबल साल्ट है, नमक है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है सर, मुख्तलिफ सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब साल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो साल्ट आयोनिक कंपाउंड है और ये किस तरह बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से। अब HCl में जो नेगेटिव आयन था यानी कि क्लोराइड आयन, जो एसिड का जो नेगेटिव आयन था वो, और बेस का जो पॉजिटिव आयन था सोडियम, बेस का पॉजिटिव आयन, ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि एसिड का जो नेगेटिव क्लोराइड आयन था, बेस का पॉजिटिव सोडियम प्लस आयन, ये दोनों रिएक्ट करके साल्ट बना रहे सोडियम क्लोराइड। यानी साल्ट जो है वो बेस से पॉजिटिव आयन लेता है, एसिड से नेगेटिव आयन लेता है, राइट, और बाकी मिलके वाटर बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ठीक होगी बात। अब साल्ट जो है वो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड। साल्ट क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड है यानी इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इनके जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। साल्ट क्योंकि आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसलिए साल्ट के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इनका 3D जैसा लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। लेटेस्ट एक्सेस में यहाँ पे अगर सोडियम का पॉजिटिव है तो सामने क्लोरीन का नेगेटिव, फिर इसके सामने इधर सोडियम का पॉजिटिव, इधर क्लोरीन का नेगेटिव, फिर इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस तरह मुख्तलिफ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है कि जो रिपल्जन है उसको मिनिमाइज किया जाए और अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। इस तरह से इनका रिएक्शन होता है, सो इन स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें अगर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो साल्ट है जब इनको हम वाटर में इसका मोल्टन स्टेट बनाते हैं, सॉल्यूशन टाइप मोल्टन स्टेट बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, इनके पास आयंस होते हैं, राइट। तो साल्ट आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर लेते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से बने होते हैं और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ठीक है, साल्ट होता है हमारे पास। और साल्ट जो है वो सारे सोलेबल नहीं होते हैं, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो सोलेबल होते हैं,
सोलेबल होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं वो इनसोलेबल होते हैं, ठीक है, बेसिस की तरह। कुछ बेसिस सोलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती। इसी तरह कुछ साल्ट होते हैं जो सोलेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, इनसोलेबल होते हैं। एक दफ़ा जो हमने पढ़ा है उसको सबको रिव्यू करें तो हमने देखा एसिड के बारे में हमने पढ़ा, अ कंपाउंड दैट कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस H प्लस। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हो और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे, वो एसिड है। एग्जांपल HCl सल्फ्यूरिक एसिड। बेस है अ सब्सटेंस और कंपाउंड दैट कंटेन, हर वो कंपाउंड बेस होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगी जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करे। एग्जांपल आपके सामने है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। साल्ट क्या, व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट दे फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, हमने देखा था एसिड का टेस्ट सावर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है। एसिड भी कोरोसिव होता है, बेस भी कोरोसिव होता है। बेस भी कोरोसिव होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, पोटेशियम, वो भी क्या होती हैं, कोरोसिव होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड भी कर लेते हैं, और ये किसके थ्रू होती हैं, ये आयंस के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है तो आयंस के थ्रू होती है या इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इनके पास आयंस होते हैं, आपको पता है। सोडियम के बाद हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोक्साइड, तो आयंस होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर लेते हैं, यस। फिर हमने देखा जो ब्लू एसिड होता है वो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में टर्न कर देता है, और बेस जो होता है वो लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू में टर्न कर देता है। इसके बाद हमने देखा पे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड पढ़ा था कि बेसिसिटी एसिड की, एक एसिड है वो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे वो उसकी बेसिसिटी होती है, राइट, ये हमने पढ़ा। फिर हमने एसिडिटी ऑफ बेस देखा, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन के, एक बेस है वो कितने हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करिए वो उसकी बेसिसिटी है। हमने कुछ एग्जांपल ली, एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 1 थी क्योंकि सिर्फ ये एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ये मोनोबेसिक एसिड है। H3P4 फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 थी, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ट्राइबेसिक एसिड है। फिर H3PO3 फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 है, डाइबेसिक एसिड है क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, बाकी HPO3 2 माइनस आ जाते हैं। C6H8O7 नेचुरल एसिड है, सिट्रिक एसिड है, वीक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 है, ट्राइबेसिक एसिड है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, बाकी C6H5O7 3 नेगेटिव आयन में आ जाते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास HNO3, इसकी बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक एसिड है, वीक एसिड है, सॉरी नाइट्रिक एसिड वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है वाटर में सोलेबल है, एक ही हाइड्रोजन है उसने वो प्रोवाइड कर देता है, हाइड्रोनियम आयन एक ही बनता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक एसिड है। फिर हमने रिएक्शंस पढ़े, एसिटिक एसिड वाटर ऑक्साइड ऐड करके एक हाइड्रोनियम आयन, बाकी एसिटेट आयन। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड 3 मॉलिक्यूल वाटर ऑक्साइड ऐड करके 3 हाइड्रोनियम आयन और फॉस्फेट आयन बन रहा था, PO4 3 माइनस। इसी तरह H3PO3 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रख के 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस फॉस्फोरस आयन बना रहे हैं। इस तरह से हमने फिर और एग्जांपल दी, तो ये हमारे पास सिट्रिक एसिड 3 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करके 3 हाइड्रोनियम आयन, बाकी C6H5O7 3 नेगेटिव आयन बना रहा था। इस तरह से फिर हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन, बाकी नाइट्रेट आयन बना रहा था। तो इस तरह से हमने बेसिसिटी, एसिडिटी, फिर हमने क्लासिफिकेशन की, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। फिर एसिड की हमने क्लासिफिकेशन की, मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली पाए जाए और इन मिनरल जो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव किए जाए। HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये क्या है, ये मिनरल एसिड है। और सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये नेचुरल एसिड है, ये फ्रूट्स वगैरह में नेचुरली पाए जाते हैं। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक होते हैं वो वीक होते हैं, जो इनऑर्गेनिक मिनरल है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है। फिर हमने एसिड को देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे, वीक एसिड वो जो फ्यू अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे। एग्जांपल एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज इज आल्सो अ नेचुरल, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट सारे देखे हैं, एसिड, बेस और साल्ट को कंप्लीट डिटेल में देखा। तो आज की वीडियो के लिए इतने, हम नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।